मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर 16th पेज 271 इकोनॉमिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम क्या है? रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रूरल मतलब होता है रिलेटेड टू विलेजेस, जो गांव के लोग हैं। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। गारंटी मतलब होता है श्योरिटी देना उस बात की कि हाँ ये हम करेंगे। स्कीम मतलब होता है योजना। गांधी जी said many things about the villages in India. We shall ponder over certain things. Ponder मतलब होता है सोचना आवश्यक है या सोचने लायक है। इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। To over certain things here. Firstly, real Indian lives in villages. मैं आपको इसका समराइज कर देता हूँ कि जो हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम घर के लिए फर्नीचर लेते हैं, तो आफ्टर ऑल ये सब देखा जाए तो किससे आता है? एग्रीकल्चर से। हमारे घर में जो दरवाजे हैं वो बने लकड़ी के। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। हम जो कपड़े पहन रहे हैं कॉटन कहाँ से? जो कपड़ा है कहाँ से, कैसे बना? धागे से। धागा कहाँ से आया? कॉटन से। हम जो खा रहे हैं, हम बिस्किट खा रहे हैं, तो वो किससे बना? मैदे से। और मैदा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, आटा, मैदा, वॉटेवर। तो जो भी चीज़ें फाइनली आता किससे? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होता है? शहरों में नहीं होता, गांव में होता है। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा कि रियल इंडिया जो है वो कहाँ पे रहता है? विलेजेस में ही रहता है। अगर विलेज सफ़र करेंगे ना तो पूरा इंडिया सफ़र करेगा। इसलिए जो विलेज के लोग हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है? क्या उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है? क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है? ठीक है, क्या उनके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं? ठीक है, तो इसलिए गारंटी स्कीम लाई गई। उस गारंटी स्कीम का नाम क्या है? पहले उसका नाम था नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, पर 2 अक्टूबर 2010 से उसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005। पहले उसका नाम था सिर्फ NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बाद में उसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 रख दिया गया। कब से? 2 अक्टूबर 2010 से। लास्ट 3 डिकेड्स। डिकेड्स मीनिंग होता है दशक। 10 ईयर का टाइम पीरियड को डिकेड्स बोलते हैं। 1973 to 2003 have witnessed many major economic changes in the Indian economy. As a result of these changes, there has been a considerable change in the share of agriculture, secondary activities and service sector in GDP. The contribution of secondary sector has increased 8 times and that of service sector by about 11 times. But commensurate with that, employment opportunities have not increased. इन दी सेकेंडरी सेक्टर, देखो ये बोल रहा है कि इन 30 सालों में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8 गुना बढ़ा, सर्विस सेक्टर का 11 टाइम्स बढ़ा। बट कमेंशनरेट इट मीन्स बट इन प्रोपोर्शन टू, मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज्ड। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं बढ़ा। ठीक है, जो रोजगार, जो लोग काम कर सकते हैं वो लोग तो कुछ लोग पहले कर रहे थे, अब नए लोगों को भी काम पर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर बढ़े हैं पर लोगों को काम नहीं मिला। ठीक है, इन द सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड ओनली अबाउट 2.5 टाइम्स। देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड ओनली अबाउट 2.5 टाइम्स। सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ी? 2.5 टाइम्स। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रो किया? 8 टाइम्स। सर्विस सेक्टर कितना ग्रो किया? 11 टाइम्स। अभी हमने यहाँ पढ़ा था 11 टाइम्स। बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ग्रो हुई? हैव इंक्रीज्ड ओनली अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है, इन द ईयर 1973 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द GDP वॉज, अब यहाँ पे आप लोग इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। इन 1973 GDP, मैं आपको GDP का मीनिंग बता दे रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वो होता है कि इंडिया में रह के कितने का प्रोडक्ट बन रहा है। इंडिया में रह के कितने का प्रोडक्ट बन रहा है, एक सिंपल मीनिंग। इंडिया में हम काम करें चाहे फॉरेनर्स काम करें, पर इंडिया में, एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कोई इंडियन कंपनी है जिसका नाम है आई, वो 30 लाख का प्रोडक्ट बना रही है। कोई फॉरेन कंपनी है एफ, वो 10 लाख का प्रोडक्ट बना रही है। तो इंडिया का GDP हुआ 40 लाख। भले ही ये फॉरेन कंपनी है, बना तो इंडिया में रही है ना, तो
ये जीडीपी में आएगा, ये इंडियन कंपनी है बाहर बना रही है तो जीडीपी में आएगा, ठीक है। और ये जीडीपी आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा, इन द ईयर 1973 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी वॉज अबाउट 45%। जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर में कितना था? 45%। सेकेंडरी सेक्टर का कितना शेयर था? 30%। सर्विस सेक्टर का कितना शेयर था? 25%। बट देयर वर 75% पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। 100 में से 75 लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लेकिन कंट्रीब्यूट सिर्फ 45 कर रहे थे। 100 में से 10 लोग समझिए सेकेंडरी सेक्टर में थे, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना कर रहे थे? 30%। 100 में से 15 लोग टेरिशियरी सेक्टर में थे। इधर पे जीडीपी प्रोडक्ट 75% पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, और 100 में से कितने, मैंने बोला सर्विस सेक्टर में कितने लोग थे? 15%। सर्विस सेक्टर को टेरिशियरी सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो थे लोग 15%, पर कंट्रीब्यूट कितना कर रहे थे? 25% का। ऐसा होता है, इसका मतलब मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं कि टोटल 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप सिर्फ 10 पढ़ के चले गए और दूसरा बच्चा 90 क्वेश्चन पढ़ के चला गया, पूरा का पूरा इस 10 क्वेश्चन में से आ गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा कम लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके, इसने पढ़ा ज़्यादा लेकिन इसका 0 मार्क्स, क्योंकि इसने वो 10 पढ़े ही नहीं जो आ गए। ऐसा ही होता था। सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो लोग उसमें कम थे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। एग्रीकल्चर में 75 लोग थे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम था, ठीक है। However, during 2003, the contribution of service sector increased to, उसके बाद क्या हुआ? सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% हो गया, बट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वॉज रिड्यूस टू ओनली 22%, ठीक है। पहले बाद में क्या हुआ? सर्विस सेक्टर का शेयर और बढ़ गया, सेकेंडरी सेक्टर का भी बढ़ गया, पर एग्रीकल्चर का बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। बट इवन देन द एग्रीकल्चर सेक्टर गिव एम्प्लॉयमेंट टू 60% पीपल। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, पर ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। इट इज़ जस्ट क्लियर दैट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर मोर देन द नीडेड नंबर। क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। उससे ज़्यादा लोग, होता क्या है कि विलेजेस में पहले एक पर्सन है, वो एक पीस ऑफ लैंड पे खेती करता है, फिर उसकी आती है जनरेशन, उसके समझो 2 बच्चे, फिर बड़े होके वो भी उसी पीस पे खेती करते हैं, तो इनकम तो उतनी ही होती है पर एक्सपेंस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोगों में इनकम डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से इनकम तो उतनी रहती है पर खर्चे उनके बढ़ जाते हैं। पर हेड इनकम निकाली जाए तो कम बचती है। Therefore, if some of the manpower is diverted from agriculture to the other sector, agriculture production will remain unaffected. अगर हम कुछ मैनपावर मतलब कुछ लोग अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा दें और कहीं भेज दें, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा देंगे ना तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम एक जना कर रहा था वही काम 3 लोग कर रहे हैं। तो इन 3 में से 2 लोगों को हम दूसरी जगह भेज दें, एक जना जो एग्रीकल्चर कर रहा था वो एग्रीकल्चर ही करे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरे 2 लोग हैं उनको काम भी मिलेगा, तो वो बाहर से भी पैसा ले आएंगे और इधर से एग्रीकल्चर से भी पैसा आएगा। अब देखिए, दिस सिचुएशन गिव्स राइज टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूट कम कर रहे थे? लोग ज़्यादा थे, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे। ड्यू टू inadequate avenues of employment and more than required number of people employment in the agriculture sector, the rural people are not getting proper return for their labor. Inadequate avenues, inadequate मतलब sufficient न होना, insufficient avenues मतलब option. Employment and more than required number of people are employed in the agriculture sector. जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, और इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूरल डेवलपमेंट है वो पीछे जाता जा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द रूरल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। इसलिए पॉवर्टी, गरीबी फेस करनी पड़ रही है, और भुखमरी। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं पर कमाई का साधन तो वही है। द पीपल आर इकोनॉमिकली इनसिक्योर ड्यू टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज। अब समझो 9,000 रुपीज़ कमा रहे थे, एक इंसान कमा रहा था, एक जने के फादर। अब उसके जो 2 बच्चे हैं, टोटल हो गए 3 लोग। अब ये लोग 3 लोग मिलके भी 9,000 लोग कमा रहे हैं, तो पर मेंबर कितना कमा रहा है? 3,000। तो ये लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इनसिक्योर है। इनसिक्योर मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ये इनसिक्योर है, ठीक है। इन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता, तभी इसी वजह से हो सकता है ये लोग प्रॉपर अपने घर में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाते हों,
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनके यहाँ नहीं है, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते हो, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पाते हो। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज द पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन अर्बन एरियाज। दिस गिव राइज टू मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी देखो आपने देखा होगा कोविड के दौरान बहुत सारे मजदूर शहर से अपने घर गए। भाई शहर से अपने घर क्यों गए? क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं था तो वो शहर काम करने आते थे। अब जब वो शहर काम करने आते थे तो वहाँ से जब कोविड के दौरान अब क्या हुआ, ट्रेन नहीं चल रही थी, बस नहीं चल रही थी, तो उनको पैदल जाना पड़ा। ठीक है, तो उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, उन्हें ये परेशानी फेस करनी पड़ी। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज, बहुत सारे पीपल्स को क्या करना पड़ता है? माइग्रेट मतलब एक जगह चेंज करके शहरी इलाकों में जाना पड़ता है काम करने। अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाके, माइग्रेट मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, किसके लिए? वुमेन के लिए। कहाँ पे? गांव के इलाकों में, जिसकी वजह से क्या होता है, वुमेन जो है वो कमा भी नहीं पाती है। ठीक है, वुमेन है तो बट वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। ये कंट्रीब्यूट कर भी रही है तो सिर्फ जितना करना चाहिए, फॉर एग्जांपल उसे 8 घंटे रोज काम कर सकती हो, पर वो कर 2 ही घंटे रही है, बाकी घंटे काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब रोड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, रेलवे फैसिलिटी, बिल्डिंग्स, टॉयलेट्स, ये सब होना चाहिए, वहाँ पे ये है नहीं। लैक मतलब कमी, किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, विच आर नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट देंगे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी। अब कोई भी बोलेगा मैं इस गांव में काम तो करने आऊँ पर यहाँ की रोडें ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो इधर पे काम करने नहीं आएगा, वो इधर पे अपना बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अवेलेबल। नए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता है। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता है? रूरल फैमिलीज़ का, कि वो अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, वो अच्छा खा सकते हैं, वो अच्छा पढ़ सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अपने ऊपर पैसा खर्च कैसे करेंगे? तो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उन्हें कमाई का साधन दिया जाए, रोजगार दिया जाए। ठीक है, इन सारी सॉल्यूशन का जो ऊपर समस्याएं हैं, इन सारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का, एफोर्सेट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक स्कीम चलाएंगे। कैसे? इनकी गारंटी स्कीम। उस गारंटी स्कीम में क्या होगा? द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड। वो एक कानून लाया गया जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट मेंबर्स ऑफ ईच फैमिली लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड लेबर। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, कम से कम हम 100 दिन का काम दिलाएंगे। किसको? सबको नहीं, जो एडल्ट मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को भी काम पे लगा दिया, बच्चों की पढ़ने की उम्र है तो उन्हें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एडल्ट मेंबर्स जो हैं उन्हें काम दिलाया जाएगा, सबको, मैन हो वुमेन हो, कोई अनस्किल्ड हो उन्हें भी काम मिलेगा। ऑफ ईच फैमिली लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड लेबर। क्या होता है? ज़्यादातर गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो उन्हें अनस्किल्ड काम है तो उन्हें दिलाया जाएगा। कैसे दिलाएगा? वो गवर्नमेंट बताएगी, दिलाया जाएगा। टू क्रिएट परमानेंट एसेट्स इन रूरल एरियाज। परमानेंट एसेट्स, जैसे हमने एक बार हॉस्पिटल बना दिया तो फिर उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, एक बार वो परमानेंट एसेट क्रिएट हो गया, उसकी वजह से क्या है? हमेशा लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम 100 दिन का कम से कम रोज़गार दिलाएंगे उन्हें साल में, और हर एक एडल्ट मेंबर को दिलाएंगे। और परमानेंट एसेट क्रिएट करेंगे, हम स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, एक कंपनी बना देंगे। इट मीन्स किसी बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश होना हो, हम उसे कन्विंस करेंगे कि आओ इस्टेब्लिश कर लो, हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट